एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके ऊपर 376 जैसी संगीन धारा के आरोप लग गए हैं तो ऐसी कंडीशन में इन आरोपों को आखिरकार आपको गलत कैसे साबित करना है, आप इन आरोपों को बेबुनियाद या गलत कैसे साबित करेंगे। और क्रॉस एग्जामिनेशन अगर करना है, ट्रायल कोर्ट में अगर मुकदमा चला गया, इसमें ट्रायल स्टार्ट हो गया, लड़की का चीफ हो गया है, गवाही उसकी हो गई है, तो उससे क्रॉस क्वेश्चंस आपको क्या क्या पूछने हैं, यही आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रही है, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ कनेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए, 376 का मैटर ऐसा होता है जो बेहद हीनियस नेचर का होता है। इसमें लड़के की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। न्यूज़पेपर में निकल आता है कि लड़का बलात्कारी है। मीडिया उसको, जो हमारे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है, वो सबसे पहले कोर्ट के जजमेंट आने से पहले ही जजमेंट प्रोनाउंस कर देता है, लड़के को बलात्कारी लिखते हुए पेपर में विभिन्न प्रकार की खबरों को प्रकाशित कर देता है। अब लड़की ने एफआईआर करा दी, आपकी एफआईआर की स्टेज पे उससे बात नहीं बनी, लड़की ने कंप्लेंट को अपने वापस नहीं लिया, एफआईआर में उसको कन्वर्ट करवा दिया, आपने उसको पैसा नहीं दिया, फिर लड़की ने 161-64 का स्टेटमेंट दे दिया, 161 पुलिस के सामने दे दिया, 164 कोर्ट के सामने दे दिया। लड़की ने कंप्लीटली कंटेस्टेड स्टेटमेंट दिया, यानी कि आपके विरोध में ही स्टेटमेंट दिया और आपकी गिरफ्तारी हो गई, आप जेल चले गए, आपको बेल नहीं मिली, आप जेल चले गए। एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद आपको जमानत मिलती है, आप जेल जाते हैं, उसके बाद जमानत पर आते हैं, चार्जेस बन गए, चार्जेस फ्रेम हो गए, उसके बाद आपका ट्रायल शुरू होता है। अब आपका ट्रायल शुरू होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो ट्रायल है, आपको सज़ा होगी या नहीं होगी, सारा खेल लड़की की गवाही और आपके वकील साहब ने जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रखा है, लड़की की जिरह कर रखी है, उस पर निर्भर करता है कि आखिरकार आप कैसे उसके आरोपों को झूठा साबित करेंगे और अपने आप को फ्री कैसे कराएंगे। सबसे जो मूलभूत प्रश्न आपको इसमें पूछने हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 161 और 64 को और एफआईआर के कंटेंट को क्लियरली पढ़ लीजिए, उसमें देख लीजिए कि क्या भिन्नता है, कि 161 में क्या कहा है, 164 में क्या कहा है और एफआईआर में तहरीर में क्या कहा है। सबसे पहला प्रश्न आपको, अगर मान लीजिए आपके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है कि आप लड़की को ज़बरदस्ती भगा कर लेके चले गए थे, 363, 66, 376 के साथ लगी है कि आप उसको शादी करने के इरादे से भगा के ले गए थे, तो लड़की को पहला प्रश्न आपको यही पूछना है कि जिस लड़के के ऊपर आपने एलिगेशन लगा रखा हुआ है वो आपको कैसे लेके गया था, बस से लेके गया था, ट्रेन से लेके गया था, या जो है हवाई जहाज़ से लेके गया था, कैसे लेके गया था। यहाँ पर अगर उनके मन में कुछ अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा तो हिचकिचाएंगी, वो सही उत्तर नहीं दे पाएंगी। यहाँ से क्लेरिफाई हो जाएगा कि वो सही बोल रही या नहीं बोल रही। अब दूसरी चीज़ आपको ये पूछना है कि आपको ये किस तारीख को लेके गया था अपने साथ, समय क्या था उस दिन, किस दिन लेके गया था, किस तारीख को लेके गया था, कितने बजे लेके गया था। अब वो लड़की जर्नली कह सकती है कि मुझे याद नहीं है या मैं बता नहीं पाऊंगी, तो इससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप निकाल के चीज़ें स्पष्ट कर लोगे, क्लियरिफाई कर लोगे कि जिसके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, रेप जैसे एलिगेशन जिसने लगा रखे हैं कि उसके साथ इतनी बड़ी घटनाक्रम कारित हो गया और उसके साथ इतनी ब्रूटैलिटी के साथ रेप जैसा कृत्य हो गया, लेकिन उसको याद नहीं कि उसके साथ ये घटना किस दिन कारित हुई, कितने बजे कारित हुई, किस जगह पर कारित हो गई, इस पर स्पष्टीकरण होता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछो कि अगर एफआईआर देर से लिखा रखी कि तुमने एफआईआर इतनी देर से क्यों लिखाई। कई बार एफआईआर 3 साल 4 साल बाद लिखाई जाती है, 1 साल बाद लिखाई जाती है, 6 दिन 10 दिन 15 दिन बाद लिखाई जाती है। यहाँ पर अब लड़की का आंसर होगा कि मैं समाज से डर रही थी, मुझे भय लग रहा था, इसलिए मैंने एफआईआर देर से लिखाई। लेकिन अब उनका भय ऑल ऑफ सडन गायब हो जाता है। डिले से एफआईआर लिखाने के पीछे रीज़न ये होता है कि अगर ये स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट रेप के एलिगेशन लगा देंगी तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, सारे एविडेंसेस उनको देने पड़ेंगे। लेकिन शादी का झांसा में उनको एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मेयर एलिगेशन लगा देना है। और दूसरी चीज़ ये है कि एफआईआर डिले से लिखाने में उनको लाभ ये भी है कि उनको मेडिकल नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि 72 घंटे के बाद अगर वो मेडिकल कराती हैं तो कुछ आएगा नहीं, 6 महीने के बाद कराती है तो डीएनए में कुछ आना ही नहीं है। ठीक, उसके बाद कई बार लड़कियों का एलिगेशन ये होता है कि आपने उसको कमरे में बंधक बना के रखा था। अब लड़की से पूछो कि भाई किस कमरे में बंधक बना के रखा था, कहाँ कमरे में बंधक बनाया था, कमरा था कि झोपड़ी थी कि झुग्गी थी, उसमें खिड़की दरवाज़ा कितने थे, खिड़कियाँ थी भी कि नहीं थी, छत थी भी कि नहीं थी, कि टीन शेड था,
वो इससे स्पष्टीकरण हो जाएगा कि उनका सच्चाई और झुठलाई में क्या है। अब उससे पूछो मेडिकल क्यों नहीं कराया। कई बार लड़कियों का कहना होता है कि वो मेडिकल नहीं कराना चाहती, तो मेडिकल उसने नहीं कराया तो इससे स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि संतोषजनक उत्तर मेडिकल के एस्पेक्ट पे वो नहीं दे पाएंगी, तो उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने मेडिकल कराने के पीछे रीज़न उनका मेलाफाइट था, ताकि वो फंसा सकें और स्पष्टीकरण क्लियर तौर पे किसी भी प्रकार से उसमें निकल के ना आ सके। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, जो मेजर रीज़न है एफआईआर का, सबसे बड़ा रीज़न है कि पैसे लेन देन की बात होती है। जहां पर पैसे का लेन देन होता है, पैसे का ट्रांजेक्शन होता है और पैसे उन्होंने अकाउंट में लिए होते, तो उनसे पूछो आपने ये पैसे अकाउंट में आखिरकार अपने क्यों ले रखे हैं। आपका क्लियर कट इंटेंशन था उस व्यक्ति से पैसे हड़पना, इसीलिए आपने रेगुलर उसके पैसे अकाउंट में ले रखे हैं, और पैसे नहीं आपने वापस करने थे, इसीलिए उसके ऊपर आपने एफआईआर लिखा दी। उसके बाद जहां पर उनका एलिगेशन होता है कि आपके द्वारा इनके साथ होटल में शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, इसका एलिगेशन होता है, तो उनसे पूछो कौन सा होटल था, किस शहर में होटल था, या किसी कमरे में ले जाने का एलिगेशन है। तो जिस जगह पर आपको बार बार लेके जाया गया है, अनेक बार झांसा देके बलात्कार जैसी घटना कारित करी गई है, तो उस जगह के बारे में आप स्पष्टीकरण दे सकती हैं। क्योंकि अगर एक ही कमरे में, जैसे लोग लिखाते हैं कि किराए के कमरे में फलाना शहर में रहता था, वहाँ पर लेके जाता था और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था, अगर यहाँ पर इस तरीके के एलिगेशन लड़की लगाती है, तो लड़की को स्पष्ट करना पड़ेगा कि उसी कमरे में जहाँ पर उसको बार बार लेके जाया गया, ना उसमें कि ना उसने किसी प्रकार के गवाह वहाँ पर दे रखे हैं, ना किसी प्रकार का उसने पुलिस को डॉक्यूमेंट दे रखा है, ना मकान मालिक की डिटेल दे रखी है, ना कमरे की लोकेशन दे रखी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उसके द्वारा फर्जी एफआईआर लिखाई गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेट टाइम प्लेस को स्पेसिफिक तौर पे आप स्पेसिफाई कर लीजिए, पूछ लीजिए कि डेट टाइम प्लेस क्या थी। अगर वो डेट टाइम प्लेस को स्पष्ट करने में सक्षम है, तो आप समझ लीजिए कि मेलाफाइड इंटेंशन के तहत फर्जी एफआईआर लिखाई गई है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई, इससे कुछ ना कुछ आपको डेफिनेट हेल्प मिलेगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो वहाँ जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।